बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.4 क्लास 9 का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में 2 लेक्चर मैंने बनाए हैं इसकी वीडियोस ये, ठीक है, जिसमें मैंने इनको कंप्लीट किया। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसके सारे पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। उसको हमने सॉल्व करना है। अब ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, या तो उसकी साइड्स मिसिंग होती हैं या उसके एंगल मिसिंग होती हैं। अगर हमें कुछ एंगल्स गिवन है तो बाकी रिमेनिंग एंगल फाइंड करेंगे, और जो साइड्स गिवन है तो बाकी रिमेनिंग साइड्स फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो क्वेश्चन चूँकि मैंने कापी पे लिखे हैं तो बार बार देखने की यहाँ से ज़रूरत नहीं, सारे पार्ट्स को कंप्लीट करते हैं। पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 का। सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन मैंने लिखा है ऊपर, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है। फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ए बी सी है। एंगल, ये नोटेशन जो है एंगल की होती है। एंगल सी आपके पास 90 डिग्री है। ए स्मॉल ए आपको 4 गिवन है सेंटीमीटर में। सी स्मॉल सी आपको 402 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है वो मैं बताता हूँ। क्या क्या फाइंड करना है उसके आगे मैं क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ। गिवन क्या था यही कुछ मैंने पर्पल मार्कर से लिख दिया। 90 का एंगल हमें गिवन था। स्मॉल ए 4 सेंटीमीटर है, स्मॉल सी 402 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है तो देखिए, स्मॉल ए स्मॉल सी तो है, इसका मतलब स्मॉल बी नहीं है, स्मॉल बी फाइंड करना है। एंगल सी गिवन है 90 का, तो कौन से एंगल मिसेंगे? एंगल ए और एंगल बी, तो वो हमने फाइंड करना है। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। इस साइड पे आप सब राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा किया। अब राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करते हैं, आपने देखना है कि यहाँ जो एंगल लेना है वो वही लेना है जो आपको क्वेश्चन मेंशन है। कौन सा एंगल मेंशन था? एंगल सी। कितने का एंगल था? 90 का। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया एंगल सी। यहाँ पे ये ब्लॉक बना दिया इस तरह से, ये शो करता है दैट इज़ यहाँ पर एंगल 90 का। अब ये सी हो गया। ये फिक्स होने के बाद आपके पास 2 पोजीशन रह जाती है दैट इज़ ए बी। तो अगर हम इसका ऑर्डर रखें तो देखिए, यहाँ से मैं लिखूँगा ए बी एंड दिस इज सी। तो मैंने यहाँ पर ए लिखा है, बी एंड सी। अब ए के अंदर जो एंगल बनेगा उसको नोटेशन, ये एंगल की नोटेशन वो एंगल ए होगा। बी के अंदर जो एंगल बनेगा वो एंगल बी होगा। अब ए के अपोजिट याद रखें हमेशा, स्मॉल जो साइड होती है स्मॉल ए में होती है, वो ए इक्वल टू 4। बी के अपोजिट स्मॉल बी होता है और सी के अपोजिट होता है स्मॉल सी। ए के अपोजिट जो साइड होती है दैट इज कहलाती है, वैसे तो कहलाती है वो बी सी साइड। लेकिन अगर उसके वर्टेक्स के लिहाज से बात करें तो अपोजिट वर्टेक्स कौन सा आ रहा है? ए, यानी ए का कौन है? बी सी के सामने आ रहा है। तो बी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, सॉरी ए की वैल्यू आ जाएगी आपका स्मॉल ए। ऐसा बी के अपोजिट वर्टेक्स आ रहा है साइड के लिहाज से देखें तो ए सी आ रहा है। लेकिन चूंकि उसने स्मॉल ए बी में बात की तो बी के अपोजिट वर्टेक्स जो बन रहा है स्मॉल बी में वही आ रहा है स्मॉल बी। इस तरह कैपिटल सी का स्मॉल सी, ठीक हो गया। अब हमारे पास 2 साइड्स गिवन है। बेस, इसको राइट एंगल ट्रायंगल में बेस कहते हैं। इस तिरछी लाइन को हाइपोटेन्यूज कहते हैं और सीधी लाइन को परपेंडिकुलर। हमारे पास बेस भी गिवन है और हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। तो एक साइड मिसिंग है, कौन सी? दैट इज ए सी, और दूसरे अल्फाज में क्या कहेंगे? स्मॉल बी। तो चूँकि 2 साइडें गिवन है तो जो 2 साइड या 2 एंगल गिवन है तो पहले एंगल फाइंड करना चाहिए, और 2 साइडें गिवन है तो पहला साइड फाइंड करना चाहिए। तो यहाँ पर चूँकि 2 साइडें गिवन है यानी ए और सी, ए रिप्रेजेंट कर रही साइड बी सी को और सी रिप्रेजेंट कर रही साइड ए बी को। हमने ए सी साइड फाइंड करनी जो कि असल में स्मॉल बी है। तो 2 साइडें की माना तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपने फौरन पिथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना, किसी तरफ भी और नहीं जाना। तो पिथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपो एच वाई पी में लिखा दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 4√2, और उस पर क्या आ जाएगा स्क्वायर। बी सी की वैल्यू क्या है? बेस की वैल्यू क्या है? दैट इज 4 सेंटीमीटर। लिखने की जरूरत है, वो लास्ट में हम लिख लेंगे 4 का स्क्वायर। ए सी की जगह पर क्या है? दैट स्मॉल बी एंड होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर अप्लाई हो तो 4 का स्क्वायर तो हो गया 16, और रूट पे जब स्क्वायर अप्लाई हो तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट क्या रह गया 2। 4 का स्क्वायर 16 और बी पी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर। आगे फर्दर देखें, हमारे पास जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो क्या हो जाएगी? दैट इज 16 टू द 32 प्लस 16 प्लस बी स्क्वायर प्लस 16, इसको शिफ्ट कर राइट पे तो 32 माइनस 16 इक्वल टू बी स्क्वायर। 32 माइनस 16 16 रह जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें तो सिंपल बी की वैल्यू चाहिए थी, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों पे स्क्वायर रूट लेते हैं, 16 पे भी और बी स्क्वायर पे भी। तो 16 का रूट क्या हो जाएगा? 16 का रूट हो जाएगा हमारे सामने देखें दैट इज़ 4। इसका रूट क्या आ गया? हमारे पास 4 आ गया बी की वैल्यू का। हमने बी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास बाकी 2 चीज़ें रह गई हैं। एंगल फाइंड करने की साइड तो हो गई, स्मॉल ए गिवन था, स्मॉल बी गिवन था, सी गिवन था और स्मॉल बी मैंने फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल रह गया। एंगल में से भी अगर देखें तो एंगल सी, ये एंगल सी लिखा है, ये फाइंड 2 एंगल मैंने फाइंड करने हैं, एंगल ए
एंड एंगल बी। तो इसके लिए आपको ये फ्रेज़ याद कर लेना है, सिंपल सा फ्रेज़ है। मैं ये लाइन यहाँ पर लिख रहा हूँ और मैंने जिस इस फ्रेज़ की मेन वो है वो लिखी हुई नीचे, सम पीपल हैव आप सिर्फ सम का एस याद रखना है, एस फॉर साइन। आगे जो भी एंगल हो, एंगल ए तो यहाँ एंगल ए लिखना है, एंगल बी हो तो यहाँ बी लिखना है, एंगल सी हो तो यहाँ सी लिख लेना, अगर थीटा लिखा तो यहाँ थीटा लिख लेना, अल्फा लिखा तो अल्फा लिख देते, मैंने जगह ब्लैंक छोड़ दिया जीरो, ठीक है ना। तो साइन सम पीपल हैव, एस फॉर एस याद रखना है अंडरलाइन वाला, एस फॉर साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा फ्रेज की दूसरी लाइन, करली ब्राउन हेयर, करली का सी स्टैंड करेगा कॉस के लिए, और आगे जैसे मैंने कहा एंगल ए हो तो ए लिखना है, बी हो तो बी, सी हो तो सी, अल्फा बीटा गामा में थीटा में से कोई लिखो तो वो लिख देना है। ब्राउन का बी रिप्रेजेंट करेगा बेस को, हेयर एच रिप्रेजेंट करेगा हाइपोटेन्यूज को, तो करली ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, तो थ्रू का टी रिप्रेजेंट करके टैन को, और आगे जो भी एंगल हो ए बी सी या अल्फा बीटा गामा या थीटा में तो आपने लिख लेना है। परपेंडिकुलर प्रॉपर का पी रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर को, ब्रशेस का बी रिप्रेजेंट करेगा बेस को। तो सम पीपल हैव साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, करली ब्राउन हेयर सी फॉर कॉज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस टैन, थ्रू परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन और ये आपने याद रखी, क्योंकि सवाल में नहीं को बार बार यूज़ करूँगा, ये फ्रेज में बार बार आपको दिखा नहीं सकूँगा, ठीक है, क्योंकि अगले पेजेस पे मैं आ जाऊँगा। लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी मैंने क्या फाइंड करनी है यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा मैंने, अगर एंगल ए को फाइंड करना चाहते हैं, एंगल ए ये लिखा हुआ है, एंगल ए ये परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कौन सा एंगल दरमियान में आ रहा है, इस लाइन के और इस लाइन के, एंगल ए। तो एंगल ए को फाइंड करते हैं, यहाँ पर देखें ज़रा, तो वैल्यू क्या हुई, साइन, चूँकि एंगल ए फाइंड कर रहा हूँ तो मैंने उस जगह पर क्या लिखा, साइन के साथ ए लिख दिया। सम पीपल हैव, ये सामने लिखा सम पीपल है, तो परपेंडिकुलर पी या मीन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका इस क्वेश्चन का, इससे देख लें यहाँ से, दैट इज ए सी बाय हैव हाइपोटेन्यूज का, दैट इज ए बी, तो ए सी बाय ए बी। तो ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू यहाँ पर ए सी साइड थी, तो ए सी साइड के लिए आपके पास बी की वैल्यू, तो बी की यानी यहाँ पर बी लिखा था ना, देखिए बी, तो बी की वैल्यू क्या है, ये टॉप लिखिए, बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर अब बेशक लिखी बी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, दैट इज़ 4, तो 4 बाय ए बी की वैल्यू है, दैट इज 4√2, 4√2 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास वैल्यू रहेगी साइन ए 1/2। अब मैंने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने एंगल को छोड़ के उस तरफ मूव करेगा राइट हैंड साइड पे, तो इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स 1/2 यहाँ की। अब इसके साथ आपने ए नहीं लिखना है, इसको लिखना है, ये एंगल की नोटेशन है एंगल ए। साइन इन्वर्स लेने के लिए आपने शिफ्ट दबानी है और साइन का बटन प्रेस कर देना, इन्वर्स आ जाएगा, ब्रैकेट डालनी है 1/2 करना है, तो आप जैसे ही इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, प्रीवियस लेक्चर में बाद में आपको बता चुका, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दैट इज़ 45 डिग्री। अब जब एंगल ए फाइंड हो गया तो मेरे पास कौन सा एंगल फाइंड करने के लिए रह गया, दूसरा एंगल जो मैंने फाइंड करना है वो बी फाइंड करना है, तो बी किसके दरम्यान बन रहा है, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। देखें करली ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉज लिखूंगा, लेकिन अब एंगल कौन सा फाइंड करो, बी, कॉज बी लिखूंगा, बेस की वैल्यू क्या है बी सी, हाइपोटेन्यूज की फिर से क्या है ए बी। तो यही कुछ यहाँ पर हुआ है, देख लें ज़रा, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपके पास कॉज करली बेस ब्राउन हेयर हाइपोटेन्यूज, करली ब्राउन हेयर, तो कॉस बी लिखा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बी बेस की वैल्यू क्या थी, बेस की वैल्यू आप भी देख सकते हैं यहाँ से क्या थी, बी सी लिखा, हैव हाइपोटेन्यूज है ए बी, तो बी सी बाय ए बी। अब बी सी की वैल्यू, तो बी सी की वैल्यू फिर से देख रहे हैं, बी सी की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, और ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास, दैट इज़ 4√2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कट जाएगा, 4 से फिर से कट गया, कॉस बी रह गया इक्वल टू 1/2, कॉस एंगल को छोड़ के दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, एंगल बी रहेगा कॉस इन्वर्स ऑफ 1/2, शिफ्ट दबाएं और कॉस को प्रेस कर दें, ब्रैकेट डालें 1/√2 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, आप पास नेक्स्ट एंगल आ गया बी। तो हमने एंगल ए फाइंड कर लिया, एंगल सी गिवन था और एक स्मॉल साइड फाइंड की हमने जो कि थी स्मॉल बी, क्योंकि दो साइड गिवन थी हमें स्मॉल ए और स्मॉल सी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सारे का सारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आएगा। एंगल अगर आपको दो एंगल फाइंड हो जाए तो एंगल जिस एंगल को फाइंड करने का एक और बिल्कुल आसान से शॉर्ट तरीका भी है, वो अगले पार्ट्स में मैं आपको बता देता हूँ साथ में, ठीक है। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। इसके तो पार्ट नंबर 2 में लिखा है ट्रायंगल का नाम वो चेंज करते गए, इससे आपने परेशान नहीं होना। ट्रायंगल पी क्यू आर है, एंगल क्यू पे 90 है, एंगल पी ये देखिए एंगल की नोटेशन 60, तो दो एंगल दे दिए, पी क्यू 403 सेंटीमीटर दे दिए। तो गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने दोबारा लिख दिया, एंगल क्यू 90 है, एंगल पी 60 डिग्री है, पी क्यू 403 है। पहली चीज़ पहले एंगल क्यू पे क्या बना दिया हमने, क्यू पे हमने 90 बना। अब मेरे पास रिमेनिंग दो पोजीशन रहेगी, तो मैं लिखता हूँ पी क्यू आर,
पी ले लिया यहाँ पर, क्यू से पहले क्यू तो ये ब्लॉक हो गया, यानी ये का जो बॉक्स बने कितने का हो गया 90 का, और यहाँ पर हमने आर लिख दिया। अब इसके अलावा मुझे पी क्यू की वैल्यू क्या थी, पी क्यू की वैल्यू क्या थी 403 सेंटीमीटर। इसका मतलब दो साइड इसकी मिसिंग है और दो एंगल के मैंने, एक एंगल तो क्यू हो गया 90, एक एंगल पी हो गया दैट इज 60। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा जो चीज़ मिसिंग है वो पहले लिख लेते हैं। एक हमने एंगल आर फाइंड करना है, साइड क्यू आर फाइंड करनी, साइड पी आर फाइंड करनी है। तो सिंस अब वो फार्मूला लिख रहा हूँ, अगर आपके पास दो एंगल गिवन हो तो जल्दी से आप तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिंस, और ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है। ट्राइंगल्स की डेफिनेशन में बेशक ट्राइंगल राइट एंगल हो, आइसोसेलेस हो या इक्विलेटरल हो, सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल का सम याद रखें, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा दैट इज़ 180। यहाँ पर अल्फा बीटा गैमा भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे इस वक्त अल्फा बीटा गैमा नहीं ली, मैंने वही नाम रखे जो पॉइंट्स पे आते थे। पी था तो मैंने एंगल इसको कहा ये आपका एंगल पी है, यहाँ पर ये पी कर लें, एंगल पी है, और ये एंगल आर था तो ये एंगल आपका आर है, ठीक है, ये पी है, और ये एंगल क्यू है। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आता है। एंगल पी की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन थी, क्या वैल्यू गिवन थी एंगल पी की 60, एंगल क्यू की वैल्यू क्या गिवन थी दैट इज़ 90। तो 60 प्लस 90 और एंगल आर मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क है क्योंकि हमने फाइंड करना था। तो 60 प्लस 90 150 हो जाएगा, प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 प्लस 150, इसको राइट पे शिफ्ट करें 180 माइनस 150, तो एंगल आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 30। दो एंगल पहले से फाइंड थे, एक एंगल हमने फाइंड कर दीजिए। दो एंगल गिवन तो तीसरे एंगल के लिए आपने कोई सिंपल है वगैरह कुछ भी नहीं करा, ये सिंपल फार्मूला लिखे से आप जल्दी से आपको एंगल तीसरा रिमेनिंग एंगल फाइंड हो जाएगा। अब एंगल तो हो गया, अब हमने किस पे आना है, ये जो साइड है, कौन सी साइड सिर्फ हमें गिवन है पी क्यू, हमने क्यू आर साइड फाइंड करनी है, पी आर साइड फाइंड करनी है। अब आपको सर पिथागोरस थ्योरम लगा दे, पिथागोरस थ्योरम इस पर नहीं लगा सकते इस क्वेश्चन पे, उसके लिए आपके पास कंपलसरी दो साइडें कोई सी भी गिवन होनी चाहिए पिथागोरस थ्योरम की। इस वक्त इसकी एक साइड गिवन है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस पर पिथागोरस थ्योरम यहाँ से अप्लाई कर सकें। तो वो जो फ्रेज अभी आपको याद करने के लिए कहा था तो वो इस पर अप्लाई करता हूँ, लिखता हूँ मैं थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, ठीक है। मेरे पास वैल्यू गिवन थी ना, यहाँ पर क्या वैल्यू पी की गिवन थी, पी की वैल्यू क्या गिवन थी 60, एंगल पी गिवन था और एंगल 90। तो पी वाला एंगल मैं यूज़ करता हूँ थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, परपेंडिकुलर बाय थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो प्रॉपर आपका क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, बेस आपकी वैल्यू हो जाएगी पी क्यू, टेन ये लिखा है 10, और आगे एंगल मैंने कौन सा ले लिया, एंगल यहाँ पर एंगल जो इसके दरमियान आ रहा है ये वाला एंगल जो है, टेन के साथ क्या लिख दिया, टेन आर लिख दिया, प्रॉपर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर, और पी क्यू की वैल्यू क्या है दैट इज़ 4√3। अलबत्ता आर कह रहा हूँ यहाँ पर आर नहीं, छोड़ चीज़ मिस्टेक हो गई यहाँ पर लिखते हुए, ये पी है क्योंकि इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ ना, सॉरी, ठीक है, इस एंगल की बात करो थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, क्योंकि एंगल कौन सा गिवन था, जो एंगल गिवन था उन्हीं को लिया जाता है। तो एंगल कौन सा गिवन था दैट इज 60, पहले मैंने इसी को लिया। तो 10 पी थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, प्रॉपर और ब्रशेस। तो प्रॉपर हमारा क्या है, प्रॉपर हमारा आ गया क्यू आर, ब्रशेस बेस क्या आ गया दैट इज पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू आर की तो कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्यू आर की तो कोई वैल्यू नहीं है, पी क्यू का बता वैल्यू है, तो क्यू आर एज इट इज़ लिखा रहने दूँगा, पी क्यू की वैल्यू क्या लिख दूँगा 4√3, और 10 पी पी की जगह क्या लिख दूँगा, पी की जगह वैल्यू हमारे पास गिवन थी, क्या वैल्यू गिवन थी एंगल पी की दैट इज 60, ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो यही काम हमने नेक्स्ट पेज पर किया हुआ है, यहाँ से देख लें इसको। तो वैल्यू क्या गिवन दैट इज 1060 क्यू आर बाई पी आर, 1060 की वैल्यू कैलकुलेटर पर 10, अब 10 इन्वर्स नहीं लेना, अब शिफ्ट नहीं प्रेस करनी, डायरेक्ट 10 दबाना है और ब्रैकेट डाल के 60 लिख देना इक्वल टू का बटन, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी पॉइंट्स में। और अगर आप टेबल की वैल्यू याद रखना चाहें, पॉइंट में वैल्यू इसकी आएगी 0.57730 और आगे समथिंग, लेकिन आप डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे टेबल से, टेबल याद करें मैंने 6.2 की उसमें आपको टेबल कंप्लीट करना सिखाया था, तो टेबलेटेड वैल्यू आप कुछ याद कर लें, 1060 होता है दैट इज √3, क्यू आर बाई बेस की वैल्यू क्या थी 4√3, अब 4√3 डिवाइड हो जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू 3 रह गया क्यू आर, तो 4 3 से 12, तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई दैट इज 12 सेंटीमीटर। यानी अब हमारे पास हम लिख सकते हैं कि क्यू आर हमारे पास क्या आ गया, क्यू आर दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसे ही मेरे पास दो साइडें कंप्लीट हो गई हैं, तो अब मैं इसमें पिथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। पिथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का, ये हाइपोटेन्यूज होती है तिरछी लाइन, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या है इसकी 4√3 और परपेंडिकुलर क्या है दैट इज 12 cm, यानी 12 लिख लें, cm तो यूनिट है खाली उसका। तो सॉल्व करते हैं बाय पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का नाम था पी आर होल स्क्वायर, बेस की वैल्यू 4√3,
और परपेंडिकुलर की वैल्यू दैट इज 12 जो भी हमने फाइंड की इसके। तो इस पर स्केयर अप्लाई करो तो 4 का स्केयर 16 हो जाएगा, स्केयर रूट कैंसिल होंगे, 3 रह जाएगा, 12 का स्केयर 144, 16 3 48, 48 प्लस 144 192 हो जाएगा। यहाँ पर पी आर लिखा हुआ है, हमें पी आर की वैल्यू चाहिए तो इस पर रूट डाल देते हैं, तो स्केयर में स्केयर रूट कैंसिल हो गया, लेकिन स्केयर दोनों तरफ स्केयर यानी अंडर रूट आपने डालना है, एक तरफ तो नहीं डालेंगे, तो यहाँ पर भी अंडर रूट डालता हूँ, मेरे पास वैल्यू हो जाती दैट इज पी आर अंडर रूट 192, तो उसके रूट कट जाएंगे इसका 190। अब 190 परफेक्ट रूट नहीं है, परफेक्ट रूट नहीं तो इसमें से जितनी वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बात, तो उसके लिए हम इसकी प्राइम फैक्टर बना लेते हैं 192। मैंने बजाय 2 से स्टार्ट करने के बड़े टेबल से स्टार्ट किया ताकि जल्दी से आपको वैल्यू मिल सके, जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पर 2 से स्टार्ट करें। तो 8 2 से 16 कितने कैरी हो जाएंगे 3, 8 4 ज़ा 32, फिर 8 3 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो 8 8 से क्या हो जाएगा 64, 64 इंटू 3। अब 3 का तो कोई रूट नहीं होता, लेकिन 64 का रूट क्या हो जाएगा, 64 का रूट हो जाएगा दैट इज 8। हमारे पास पी आर की वैल्यू आएगी दैट इज 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। तो हमने साइड पी आर भी फाइंड कर ली, साइड क्यू आर भी फाइंड कर ली, और एंगल तो हमने सबसे पहले ही जब हम तीनों एंगलों को सम किया तो क्या फाइंड कर लिया दैट इज एंगल आर फाइंड कर लेता। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा समझ आएगा। इस क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में जो फ़र्क है उस क्वेश्चन में उसने यहाँ पर इसको स्मॉल यानी अगर इसको कहा जाता तो स्मॉल आर इसका नाम यहाँ पर बनता है क्योंकि आर के ऑपोजिट है, और पी के आगे स्मॉल पी बनता है क्योंकि ऑपोजिट स्मॉल क्यू, लेकिन इसे उसने साइड्स का पूरा प्रॉपर नाम दिया, यानी जैसे आपको कहा दैट इज पी क्यू, पूरी साइड का नाम दिए, स्मॉल वो उसने यूज़ नहीं किया इस डायग्राम में, ठीक। तो इस वजह से मैंने स्मॉल वगैरह नाम नहीं बताया जैसे फर्स्ट पार्ट पे थे। तो इन चीज़ों का ध्यान करना है आपने करते हुए क्वेश्चन को, ठीक है, कॉपी पर भी और पेपर पे में, ठीक है। आगे थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट देखें, लिखे ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल आर है 90, पी आर है 8m और आर क्यू है 8m, दोनों यानी वैल्यूज हमें गिवन है यहाँ पर 8m और 8m, यानी ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दो साइडें इक्वल हैं, दो साइडें इक्वल है तो उसको हम क्या कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन इस वक्त ये हमारा कंसर्न नहीं, वैसे आप बताने के लिए अगर दो साइडें इक्वल और ट्राइंगल की दो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, ठीक है, साइडें अगर इक्वल हो। तो हमने गिवन क्या है, एंगल राइट एंगल जहाँ पर बन रहा है 90 का, जहाँ पर ब्लॉक बनाना है वो आर पे आ रहा है, पी आर की वैल्यू 8 है और आर क्यू की वैल्यू 8 है, यानी एम फॉर मीटर। हमने क्या फाइंड करना है, कौन साइड मिसिंग है, पी आर है, आर क्यू है, कौन साइड मिसिंग है, पी आर भी गिवन है, आर क्यू भी गिवन है, पी क्यू हमने फाइंड करनी साइड, ठीक है। तो एक पी क्यू क्वेश्चन मार्क कर दिया, एक एंगल तो पता लगे आर, दो एंगल मिसिंग है, एंगल पी का है तो एंगल पी हो जाएगा, क्यू है तो एंगल क्यू है, तो दो एंगल हमने फाइंड करने। अब इसकी दो साइडें गिवन है, दो साइडें गिवन है तो एक साइड मिसिंग है, तो कौन सा थ्योरम फॉरन आपको लगाएंगे, पिथागोरस थ्योरम। तो बाय पिथागोरस थ्योरम, पिथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई कर देता हूँ। पिथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो तिरछी लाइन होती है, इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर से। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है दैट इज पी क्यू, और उसका स्क्वायर बेस की वैल्यू क्या है 8, एम लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट 8 लिख लें, स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है वो भी 8 एंड उसका स्क्वायर। तो यहाँ पी की स्क्वायर लिखा रहने दो, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 64 दैट इज 128 पी क्यू होल स्क्वायर। तो टेकिंग अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें जस्ट पी की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट लिया यहाँ पे भी, तो स्क्वायर रूट क्या कर देंगे दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी पी क्यू, फिर वही 128 आ गए, तो 128 एग्जैक्ट रूट नहीं है तो इसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, अगर इसकी प्राइम फैक्टर बनाएं, इसकी प्राइम फैक्टर मैं बना लेता हूँ जल्दी से आपके सामने, 128 और यहाँ से लिखता हूँ 8 1 ज़ा 8, कितने क्या रही है 4, तो 8 6 ज़ा 48, फिर दोबारा 8 से 8 2 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 8 8 ज़ा क्या हो जाएगा 8 8 ज़ा 64, तो 64 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 64 का रूट क्या हो जाएगा, 64 का रूट तो होता है दैट इज 8, तो रूट में वैल्यू क्या रहेगी जस्ट अंडर रूट 2। हम इसको लिख सकते हैं 8 अंडर रूट 2। तो इस तरह से हमने इसकी साइड क्या कर ली 8 अंडर रूट 2, इसकी साइड को कंप्लीट कर लिया। आगे चलते हैं, अब साइडें तो कंप्लीट होगी तीनों, अब दो एंगल मिसिंग है, एक एंगल तो गिवन है आर, दो एंगल मिसिंग है मेरे पास, दो एंगल और मिसिंग, तो एक एंगल मैं फाइंड कर लूँ तो तीसरे एंगल में तीनों एंगलों को सम इक्वल टू 180 करके इजीली फाइंड कर लूँगा। तो एक एंगल फाइंड करना है तो उस एंगल के लिए हम चलते हैं, अगर मैं इस एंगल को लेना चाहूँ तो साइन पी लिखा हुआ है, पी पर है ना, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और याद रखें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड है, क्या वैल्यू फाइंड है, ये वैल्यू जो भी हमने निकाली हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है दैट इज 8 अंडर रूट 2, 8 अंडर रूट 2। तो सम पीपल है, वो फ्रेज याद रखना है, सम पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपको क्या बन रहा है इस क्वेश्चन में, जैसे डायग्राम पे देख लें दैट इज पी आर, हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है पी क्यू, पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी पी आर बाय पी क्यू, तो पी आर की वैल्यू क्या है दैट इज 8, पी क्यू की वैल्यू भी हमने फाइंड की, ऊपर देखिए क्या लिखा है 8 अंडर रूट 2, यहाँ पर देखिए 8 8 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 8 से जैसे कैंसिल आउट हो हमारे पास वैल्यू रहेगी 1/2। अब साइन अपने एंगल को छोड़ के दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ जस्ट अब पी रहेगा तो पी नहीं लिखें बल्कि क्या लिखेंगे एंगल पी लिखेंगे।
साइन इनवर्स 1/2 अब शिफ्ट दबानी पड़ेगी और साइन का बटन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, 1 डिवाइड का साइन डालेंगे, √2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल टू को बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, दैट इज एंगल पी की वैल्यू आएगी 45। अब दूसरा एंगल भी फाइंड हो गया, एक एंगल पहले से फाइंड था, क्या एंगल था, ये वाला एंगल, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, ये आपका एंगल कितना है, दैट इज 90। अब जब दो एंगल फाइंड हो तो तीसरा एंगल सबसे आसान तरीका है फाइंड करने का, मैंने दोनों लिख दिए, जो आप करना चाहिए, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। तो एंगल पी कितने का, दैट इज 45, एंगल क्यू ये फाइंड करना है, एंगल आर कितने का, 90 का, इक्वल टू 180। तो 45 प्लस 90 डिग्री हो जाएगा 135 डिग्री, एंगल क्यू 135 है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -135। तो 180 माइनस 135 वैल्यू क्या रही थी, 45। देखिए तो एंगल क्यू भी हमारा कितने का आ गया, 45 डिग्री का। लेकिन अगर कोई इस तरह से नहीं करना चाहता, दूसरे उससे करना चाहता तो उसके लिए देखिए हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल क्यू फाइंड करना था ना, तो बेस कर्ली ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या आ रही है, दैट इज क्यू आर, और कॉस लिखूंगा, लेकिन कॉस का एंगल कौन से लिखूंगा, कॉस क्यू। ये देखें कॉस क्यू लिखा मैंने, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज क्यू आर बाय पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ रही है, क्यू आर की वैल्यू 8 है, और पी की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी 8√2, 8√2, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 से क्या हो जाएगा, 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या रहेगी, 1/2 है। ये पी क्यू की वैल्यू फाइंड की थी हमने 8√2 यहाँ पर ऊपर, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो अब कॉस क्यू, कॉस अपने एंगल को छोड़ के यानी क्यू को छोड़ के जब उस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ क्यू नहीं लिखें, अब एंगल क्यू लिखें, कॉस इन्वर्स 1/2, तो कॉस के लिए शिफ्ट दबाएंगे क्योंकि इन्वर्स आ रहा है, फिर कॉस का बटन प्रेस करेंगे, इन्वर्स हो जाएगा, ब्रैकेट डालनी, 1 डिवाइड का साइन बाय √2 डिवाइड, ब्रैकेट क्लोज करनी, इक्वल टू का साइन प्रेस करके तो आपके पास देखें एंगल, दोनों सूत्र में एंगल पे कोई चेंज नहीं है, एंगल क्यू 45। आपकी चॉइस है, आप इस तरह से करना चाहिए, आपकी चॉइस है, आप इस तरह से करना चाहिए। इसके साथ ही हमारा तीसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। बिल्कुल शाम का वक्त हो रहा है और अजानें शुरू हो गई, 2 पार्ट रह गए। कोशिश तो मेरी थी किसी लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लूँ, ये इंशाल्लाह कल या परसों इसकी दूसरी जो 2 पार्ट्स रह गए और रिमेनिंग कंप्लीट करा दूंगा आपको। हो सकता है उस साथ ही अटैच करके वीडियो डाल दूँ, या हो सकता है इसके बगैर इन 3 पार्ट को ही अपलोड कर दूँ पहले, ठीक है। उम्मीद है 3 पार्ट आपको अच्छे से समझ आए हों, कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को हर वक्त मिल सके। शुक्रिया।